हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बच्चों काइनेमेटिक्स का चौथा लेक्चर शुरू कर रहे हैं और शायद आज ये लास्ट लेक्चर हो काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स में जो हम लोग वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेशन, शायद इसका लास्ट टॉपिक होगा। अगर कुछ बच गया तो फिर हो सकता है कि एक क्लास और में इसकी बनानी पड़े, बट आज शायद ही फिनिश ऑफ हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे, ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। ग्राफ में देखेंगे कि हम लोग क्या पढ़ना है, ठीक है। बट आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मगर 2-3 बात मैं तुमसे पहले कर लूँ। देखो, सिलेबस के लिए और हमारे क्लासेस के लिए परेशान नहीं होना है। मुझको बहुत अच्छे से पता है कि कब किसको कैसे लेकर के चलना है। हम लोग को कब अपनी स्पीड स्लो करनी है, कब मॉडरेट, कब बढ़ानी है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुमको एकदम बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जब स्पीड होगा हम स्पीड बढ़ा के चलेंगे, बहुत तेज चलेंगे। वीक में एक दिन में शायद 2-2, 3-3 क्लासेस भी आएंगी, बट हमें हर समय के हिसाब से चलना। अभी पहले हमें एक रिदम मेंटेन करना है, ठीक है। फिर हम दिन में 3 क्लास भी करेंगे, 4 क्लास भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिलेबस के लिए परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके चलेंगे। रिवीजन भी करेंगे, एग्जामिनेशन के बहुत पहले हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, रिवीजन भी करेंगे और टेस्ट सीरीज़ भी कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि एक चीज़ और, मैं तुम में से ज़्यादातर लोगों के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझको दिखती है। कुछ बच्चों ने मुझको बताया भी, बातचीत होती रहती है तुम लोगों से हमेशा। तो कुछ 2 चीज़ों में फ़र्क समझना। एक होता है प्लान बनाना और दूसरा होता है प्लान इम्प्लीमेंट करना। हम अपने प्रिपरेशन जब शुरू करते हैं तो हम बहुत ढेर सारे प्लान बनाते हैं ना। क्या शुरुआत है तो ऐसे करेंगे, इतने घंटे पढ़ेंगे, टाइम टेबल भी हमारा बन जाता है कि ऐसे ऐसे इतने घंटे सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने हैं। काफ़ी अच्छे से उसका प्लान होता है, ठीक है। इतने घंटे पढ़ना है, मेहनत करना है, लगातार पढ़ना है, बट शायद वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तुम में से ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो प्लान बहुत बनाते हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के समय थोड़ा सा वो चूक जाते हैं। तो ये जो डिफरेंस है प्लान का बनाना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, इस डिफरेंस के ही वजह से तुम्हारे सक्सेस होने और सक्सेस न होने के कारण बन जाते हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम जो भी प्लान बनाएं, हमें उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। बहुत बड़ा प्लान शुरू में नहीं बनाना है, छोटे छोटे टारगेट सेट करना है कि चलो यार आज 1 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, आज 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, कल का देखा जाएगा। चलो पहले आज की बात करते हैं। छोटे छोटे प्लान्स बनाओ और प्लान्स को इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो फिर वो तुम पर एक तरीके से बोझ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि हमको इम्प्लीमेंट करना है। जो भी हम सोचें, हम सोच को कैसे अपने काम में बदल पाते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते और उनका रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। तो हम भी जब प्रिपरेशन शुरू किए तो हमको इस बात को ध्यान देना होगा कि हमने जो प्लान्स बनाए हैं, क्या हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। हमने सोचा था कि चलो हम हर दिन 1 घंटे फिज़िक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पढ़ें। क्या वो चीज़ फुलफिल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? नहीं तो क्या दिक्कत है? हमें अपने आप को ऐसा ट्रेंड करना होगा। तकलीफ़ तो ठीक है, हो सकती है कि तुमको तकलीफ़ होगी इस कदर रूटीन में आने में। हो सकता है बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम होगी, बट बिना प्रॉब्लम के तो लाइफ नहीं चलती है ऐसे आगे, ठीक है। हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होगा फिर। तो इस बात को ध्यान रखना कि हम जो भी प्लान सेट करें उसको इम्प्लीमेंट भी करें, ठीक है। अगर मैं सोचा कि मैं 1 लेक्चर पर डे फिजिक्स का मुझको देखना है, तो तुमको 1 लेक्चर कवर करना है एनी हाउ, ठीक है। वो दोपहर में करो, दिन में करो, शाम करो, कभी भी करो, फ्लेक्सिबल बनो, लेकिन ये तुमको कंप्लीट करना है। नहीं करोगे तो एग्जामिनेशन आते आते वक्त वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और इतना ज़्यादा तुम्हें बर्डन हो जाएगा। फिर तुम ना चाहते हो तुमको फिर क्विट करना पड़ जाएगा कि यार अब शायद पॉसिबल नहीं है। और शायद सही भी होगा, अगर बहुत लेट कर दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर, क्योंकि हमें किसी भी एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन करने के लिए जो मिनिमम टाइम चाहिए होता है वो हमको देना पड़ेगा। तुम्हें से जो ड्रॉपर्स हैं, जो इस चैनल के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको तो मैं कहूँगा कि तुम्हारे दिल दिमाग में तो सुबह से लेकर शाम तक BHU CU सेट के अलावा कुछ आना ही नहीं चाहिए,
एकदम एकदम क्लियर, नहीं मतलब नहीं, क्योंकि तुमको नेक्स्ट ईयर जाना ही जाना है एनी हाउ, ठीक है। और बच्चे जो 12th में इस वक्त हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ को देखेंगे कैसे मैनेज किया जा सकता है क्लास 12th के प्रिपरेशन को, और CU सेट या BHU के प्रिपरेशन कैसे मैनेज किया जा सकता है, हमें कितना कितना टाइम मैनेज करना होगा, हमें अपना उसका टाइम टेबल शेड्यूल मेंटेन करना चाहिए, तब बोर्ड्स भी हमारा अच्छे से जाए, प्रिपरेशन भी हमारी एक तरफ से अच्छे से चलती चले। तो जो बच्चे भी क्लास 12th में, वो भी इस चीज़ को प्लान करें, शेड्यूल बनाएं। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है प्लानिंग में और किसी भी तरीके की, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बेस्ट पॉसिबल सलूशन जो मुझको लगे मैं तुमको बताऊंगा, उसको फॉलो करो। और अगले 4-5 महीने जो हमारे आने वाले हैं, उसमें हमें ईमानदारी से प्रिपरेशन करनी है। रिज़ल्ट जाहिर सी बात है बहुत अच्छा होगा। ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो फिर रिज़ल्ट भी तुमको तुम्हारे अकॉर्डिंग ही फिर मिलेगा, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना और कोशिश करना कि ऐसी कंडीशन ना आने पाए कि हमको लास्ट में रिग्रेट करना पड़ जाए, ठीक है, कि यार पहले कर लेते तो अच्छा रहता, ठीक है। तो पहले कर लेते तो अच्छा रहता, ये वो कहे जिसको कुछ नहीं पता, जिसको नहीं बताया गया। बट मैं तुमको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि तुमको ये चीज़ें आगे जाकर के प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, तो फिर गड़बड़ है। फिर ये बाद में रिग्रेट करना कि गड़बड़ है, फिर तुमको पहले बताया गया, समझाया गया। तो कोशिश करो कि वो कंडीशन ना आने पाए और अच्छे मार्क्स आए, अच्छे कॉलेज में जाओ और एक बहुत बेहतर तरीके से अपने फ्यूचर को प्लान करो, ठीक है। मेरा बेस्ट विशेस, मेरा 100% एफर्ट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। चलो, तो इन सब बातों को ध्यान रखना। और आज हम लोग अब जो काइनेमेटिक्स में आज मैं तुमको बताऊंगा, सिखाऊंगा, 2 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। रेस्ट प्लेटफॉर्म से और मूविंग प्लेटफॉर्म से मोशन में डिफरेंस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे सर कि रेस्ट प्लेटफॉर्म वाली बात हो रही, मूविंग प्लेटफॉर्म की बात, तो कैसे इसको अप्लाई करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आसान है और बहुत जल्दी समझ भी जाओगे। और जो बताऊंगा उसको फॉलो करना, ठीक है। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई एक बिल्डिंग है, कोई एक टावर है, बिल्डिंग है जो ग्राउंड पे है, रेस्ट में होगा प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर एक मैन है, ऑब्जर्वर है जो कह सकूँ, और वो इस छत पे, इस टावर पे, इस बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वर है जो इस टावर पे एक सर्टेन हाइट पर खड़ा हुआ है। ये जो बिल्डिंग तुम देख रहे हो ये ग्राउंड पर है, ठीक है। और ये बिल्डिंग जो है वो ऑफ कोर्स रेस्ट पे है, मूव तो कर नहीं रहा है बिल्डिंग, छत जिस पर तुम खड़े हो। तो तुम एक ऐसे जगह पे खड़े हो, एक टावर के छत पर तुम खड़े हो, और वो टावर जो है वो ग्राउंड पर है, रेस्ट पे है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं रेस्ट प्लेटफॉर्म। जहाँ तुम खड़े हो वो सरफेस अगर रेस्ट पे है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम कहेंगे तुम एक रेस्ट प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। तो जब भी हम किसी हाइट से, किसी टावर से, किसी बिल्डिंग से, किसी छत से किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं, तो वो जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। जिस प्लेटफॉर्म पर तुम खड़े हो वो रेस्ट में है, उसमें किसी किस्म का वेलोसिटी, मोशन, एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है। तो दिस प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड द रेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब रेस्ट प्लेटफॉर्म से होता क्या है कि फॉर एग्जांपल तुमने हाथ में एक बॉल लिया और रेस्ट प्लेटफॉर्म से बॉल को तुमने क्या किया, यूं ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो जब कभी भी हम रेस्ट प्लेटफॉर्म से किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो हम तुमको हमेशा सिखाएं कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होती है, 0। व्हेनेवर यू ड्रॉप अ बॉडी ऑफ कोर्स फ्रॉम रेस्ट प्लेटफॉर्म से किसी बॉडी को मैं ड्रॉप करता हूँ तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इज 0। जैसे ड्रॉप किया उसकी u इज इक्वल टू वेलोसिटी 0 है, बट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो नीचे की तरफ गिरता है और ग्राउंड तक पहुंचता है। एंड फॉर दैट वी हैव लॉट ऑफ इक्वेशंस, हम लोग बहुत सारी इक्वेशंस उसको यूज़ करते हैं। उसकी वेलोसिटी क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, किस वक्त उसका हाइट कितना होगा, ये सब हम लोग पता कर सकते हैं विद द
सेट ऑफ इक्वेशंस जो हम लोग पढ़ रखे हैं इसके पहले, ठीक है। तो बच्चों ऐसे प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं रेस्ट प्लेटफॉर्म। तुम जहाँ पर खड़े हो वो बिल्डिंग रेस्ट पे है और इस प्लेटफॉर्म कहेंगे रेस्ट प्लेटफॉर्म। तो रेस्ट प्लेटफॉर्म से जब किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0, और वो सीधा नीचे की तरफ गिरता है, कहीं इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं, सीधा वो एक स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ गिरेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। बट डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो जब भी रेस्ट प्लेटफॉर्म की बात आएगी समझ जाना, जब भी तुम रेस्ट प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, ऐसा प्लेटफॉर्म जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, वहाँ पर अगर तुम खड़े हो तो किसी बॉडी को ड्रॉप करोगे, उसकी स्पीड 0 होगी इनिशियली और वो सीधा नीचे गिरेगा, सीधा नीचे गिरेगा, ठीक है, क्लियर है। चलो ये तो हो गया रेस्ट प्लेटफॉर्म की बात। और अब तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस करे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, उसमें सारे प्लेटफॉर्म जो थे अब तक वो सारे के सारे रेस्ट प्लेटफॉर्म थे। एक बिल्डिंग था, टावर था, हाइट था, सब का सब हम लोग यूज़ किए क्वेश्चंस में, और सब के सब क्या थे, एक रेस्ट प्लेटफॉर्म थे। यहाँ तक कि तुम ग्राउंड पे खड़े हो, तुम ग्राउंड से किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो ग्राउंड भी रेस्ट में है, तो ग्राउंड इज ऑल्सो अ रेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा हमेशा नहीं होता कि बॉडी को रेस्ट प्लेटफॉर्म से ही ड्रॉप किया जाए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि मूविंग प्लेटफॉर्म से बॉडी को हम ड्रॉप कर दें। अब मूविंग प्लेटफॉर्म का क्या मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मूविंग प्लेटफॉर्म का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, मान लो बच्चों पैराशूट, ठीक है। एक ये पैराशूट है और पैराशूट में तुम यहाँ पर पे ऐसे हो, ठीक है, ये ऐसे एक पैराशूट है और तुम इस पैराशूट में ऐसे खड़े हो, ठीक है, यू आर हियर। चलो तो मान लो बच्चों ये एक पैराशूट है और पैराशूट में तुम यहाँ पर पे बैठे हो, ठीक है, और ये जो पैराशूट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो भी हमको दिया जाए, ठीक है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को हम कहेंगे मूविंग प्लेटफॉर्म। अब तुम यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, एक पैराशूट है ऊपर की तरफ जा रहा है, पैराशूट हो सकता है, बलून भी हो सकता है ऊपर की तरफ जा रहा होता है, वो रॉकेट भी हो सकता है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो जनरली 3 चीज़ों से क्वेश्चन अगर आते हैं, पैराशूट, दूसरा बलून गुब्बारा जिसको कहते हो, और तीसरा होता है रॉकेट। तो जनरली ऐसा तो कुछ भी हो सकता है ना, बट जनरली इन्हीं 3 में से क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। रेस्ट प्लेटफॉर्म की बात तो होगी, मूविंग प्लेटफॉर्म में बलून, पैराशूट और रॉकेट, इन तीनों से क्वेश्चंस अगर आएगा थोड़ा सा ठहर के समझना, जो बता रहा हूँ उसको अप्लाई करना, ठीक है। तो जैसे पैराशूट है तो पैराशूट रेस्ट में नहीं है, ये पैराशूट रेस्ट में नहीं है, और तुम मान लो मैं तुमको यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ, चलो मैं तुमको इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है। तो तुम बेटा एक पैराशूट पे खड़े हो, ऐसे पैराशूट पे खड़े हो जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये कोई रेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, अनलाइक दिस कंडीशन। इसके जगह बलून भी हो सकता है, रॉकेट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो यहाँ बताऊँगा बाकी वही अप्लाई होगा। अब यहाँ से तुमने क्या किया, एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, तुमने एक गेंद लिया, गेंद को ड्रॉप कर दिया। जब रेस्ट प्लेटफॉर्म पे किसी बॉडी को ड्रॉप करते हो उसकी स्पीड क्या होती है, 0। जब मैं यहाँ से किसी बॉडी को ड्रॉप करूँगा तो याद रखना बच्चों, इसकी वेलोसिटी, इस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी जिसको तुमने ड्रॉप किया है, इस बॉडी की वेलोसिटी तुम्हारी 0 नहीं होती है, ठीक है। तो कितनी होती है, जितनी इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी होगी वही इस बॉडी की भी वेलोसिटी होगी। अगर प्लेटफॉर्म v स्पीड से ऊपर जा रहा है तो ये बॉडी भी v स्पीड से पहले ऊपर जाएगी, नीचे तो बाद में कि पहले ऊपर जाएगी। तो रेस्ट प्लेटफॉर्म में क्या होगा, किसी बॉडी को ड्रॉप करोगे सीधा नीचे, ऊपर कभी नहीं जाएगा, वो ऊपर कभी जाएगा ही नहीं। इस कंडीशन में क्या होगा, जब तुम किसी बॉडी को ड्रॉप करोगे तो सबसे पहली बात, 2 बात ध्यान रखना। पहली बात कि इसकी स्पीड 0 नहीं होगी,
तो कितनी होगी सर? जो इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी होगी, जैसे मान लो इस पैराशूट की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ये 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड है मान लो। तो जैसे ही तुमने इस बॉडी को ड्रॉप किया, इसकी स्पीड भी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि बॉडी भी पैराशूट से ही निकली है, तो जो पैराशूट की स्पीड होगी वही बॉडी की भी होगी। तो हमने जैसे ही पैराशूट से बॉडी को ड्रॉप किया, ये स्पीड इसकी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, 30-40 जो भी है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या ध्यान रखोगे? डायरेक्शन भी वही होगा। अगर इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, इसका डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ होगा। तो ये स्पीड इसकी, मान लो मैंने कहा इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ऊपर की तरफ है जस्ट लाइक पैराशूट। तो क्या ये बॉडी ड्रॉप करते साथ तुरंत नीचे आएगी जैसे वो आ रहा था? कभी नहीं। ये 20 मीटर पर सेकेंड इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक ये 20 मीटर पर सेकेंड जीरो ना हो जाए। हम लोग कल पढ़े हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, जी का पूरा कॉन्सेप्ट तुमको मैं सिखा दिया है कि जी कैसे कंट्रोल करता है। किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हो नीचे आती है, जी कैसे उसको कंट्रोल करता है, तुमको पूरा समझा दिया। तो इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ है, तो क्या ये नीचे आएगा? ऑफ कोर्स नॉट। ये पहले ऊपर जाएगा। कब तक? जब तक ये 20 जीरो ना हो जाए, ठीक है। जैसे ये 20 जीरो होगा वहाँ पर वो रुकेगा, फिर वो नीचे की तरफ आए। तो उसका मोशन कुछ ऐसा होगा, ये पहले ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जा करके फिर वो नीचे की तरफ गिरेगा टुवर्ड्स ग्राउंड, और तब तक जाएगा जहाँ तक उसकी स्पीड क्या ना हो जाए, ज़ीरो ना हो जाए। वो तुम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? देख लो, यहाँ जब कोई बॉडी तुम ड्रॉप करोगे फ्रॉम रेस्ट प्लेटफॉर्म, वो सीधा नीचे की तरफ आएगा। और जब तुम किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से बॉडी को ड्रॉप करोगे तो बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी। तो कितनी होगी? जितनी प्लेटफॉर्म की है उतनी होगी। प्लेटफॉर्म अगर 100 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, पैराशूट, बलून, रॉकेट तुम्हें कुछ भी दिया है, तो ये बॉडी भी 100 मीटर पर सेकेंड से पहले ऊपर की तरफ जाएगी और तब तक जाता रहेगा जब वो 100 मीटर पर सेकेंड ज़ीरो ना हो जाए। और उसको ज़ीरो करेगा कौन? ऑफकोर्स ग्रेविटी करेगी। जैसे ये हवा में आ गया, बाहर आ गया, अब तो ग्रेविटी इस पर कंट्रोल करेगा। चलो, जब तक पैराशूट में था ग्रेविटी उसको इफेक्ट नहीं किया, पैराशूट बैलेंस कर लिया उसके ग्रेविटी को। लेकिन जैसे ये बॉडी एयर में आया, अब ये ग्रेविटी के संपर्क में आ गया, तो ग्रेविटी इसको अब कंट्रोल करेगा। ये 100 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड में जीरो कर देगा और फिर इसको चला देगा। तो बॉडी पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, अगर मूविंग प्लेटफॉर्म में बॉडी है तो, ठीक है। अच्छा, प्लेटफॉर्म अगर नीचे आ रहा है तो बॉडी की वेलोसिटी भी नीचे ही होगी, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म हमेशा ऊपर ही जा रहा होगा। अगर प्लेटफॉर्म कोई पैराशूट नीचे की तरफ गिर रहा है और फिर तुमने वहाँ से बॉडी को ड्रॉप कर दिया, तो उस बॉडी की वेलोसिटी भी नीचे की तरफ होगी इनिशियली, वो उस तरह ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। हाँ, उसमें एक बड़ी तुरंत नीचे गिरेगी, वो बात की बात है, वही पूरा सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेटा मूविंग प्लेटफॉर्म। तो मूविंग प्लेटफॉर्म में जनरली तुम्हारे एग्जाम में 3 लोग आएंगे। कौन कौन 3 लोग आएंगे? याद कर लो, पैराशूट, दूसरा बलून, तीसरा रॉकेट। पैराशूट, बलून और रॉकेट, अगर ये 3 चीज़ें कहीं भी तुम्हें क्वेश्चन में दिखती हैं, थोड़ा ठहर जाना, समझ लेना क्वेश्चन को, क्या हो रहा है, सर ने क्या सिखाया है, उसके हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। समझ गए? तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कैसा कि हर क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्या डिफरेंस है एक रेस्ट प्लेटफॉर्म और मूविंग प्लेटफॉर्म में, डिफरेंस क्या है, ये तुमको डिफरेंस समझना होगा, ठीक है। क्लियर है? एक पैराशूट ऊपर की तरफ जा रहा है, आया है एग्जाम में क्वेश्चन, मैं स्टार्ट करूंगा BHU BSc में ही पूछा गया क्वेश्चन है, वहीं से स्टार्ट करूंगा, फिर क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो अगर एक पैराशूट है, मूविंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मैंने बॉडी को ड्रॉप कर दिया। अब कुछ बच्चे ड्रॉप सुनते ही U = 0, सर ने सिखाया कि ड्रॉप किया तो U = 0, मगर सर ने कुछ और भी तो सिखाया है कि बेटा जब मूविंग प्लेटफॉर्म होगा तब U = 0 नहीं होता। जो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी होगी वही इस बॉडी की वेलोसिटी होगी, जो डायरेक्शन उसका होगा वो डायरेक्शन उसका होगा। अगर पैराशूट ऊपर की तरफ, तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा तब तक जब तक कि उसकी, ऐसा नहीं कि हमेशा जाता रहेगा, जाएगा मगर सिर्फ तब तक जब तक उसकी स्पीड जो भी है वो ज़ीरो ना हो जाए। अब उसके बाद ज़ीरो अगर हो गया फिर तो फ्री फॉल करेगा, अंडर ग्रेविटी, जैसा हम लोग पढ़े हैं। फिर तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा,
ठीक है, क्लियर है। तो ये डिफरेंस होगा बिटवीन अ रेस्ट प्लेटफॉर्म एंड अ मूविंग प्लेटफॉर्म। बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अप्लाई करेंगे, अपने आप समझ जाओगे कि और बाकी कोई डिफरेंस नहीं। सारे क्वेश्चंस जो वहाँ पे यूज़ होंगे सबके सब यहाँ यूज़ होंगे। बस कैसे उसको यूज़ करना होगा, कहाँ पर क्या अप्लाई करना होगा, वो तुमको मैं बताऊँगा, ठीक है। बट डिफरेंस पहले समझ लो। तो आई थिंक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और हम लोग शुरू करेंगे अब इस पे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलो मैं शुरुआत करूँगा BHU BSc में ही पूछे गए क्वेश्चन से, फिर हम लोग उस पर और क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, ठीक है। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि BHU BSc में ही आया या ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं हम लोग, और ये मूविंग और रेस्ट प्लेटफॉर्म के डिफरेंस को समझते हैं और देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या अप्रोच अपनाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन का 3 बैलून है, 3 गुब्बारे हैं हमारे पास, जिनका नाम दे रहा है कि B1 B2 B3, ठीक है। दे आर गोइंग वर्टिकली अपवर्ड, ये सब के सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं विथ वेलोसिटीज U 2U एंड 3U। 3 बलून है और सब ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। इतना पढ़ते ही समझ गए कि भैया यहाँ पे मूविंग प्लेटफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है। बलून से ऊपर की तरफ जा रहे हैं मतलब मूविंग प्लेटफॉर्म है। When they are at the same height from the ground, जब वो ग्राउंड से सेम हाइट पर होते हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि when they are at the same height from the ground, a stone is dropped from each balloon। हर बलून से क्या किया गया, एक एक स्टोन को ड्रॉप करते गए, ठीक है। बट एक बात को ध्यान रखना, जब वो सभी के सभी सेम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, इस बात को ध्यान रखना, जो स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं वो तब करेंगे जब सभी की हाइट क्या होगी, सेम। तो फिगर के थ्रू अगर तुमको मैं समझाऊं तो मान लो एक बलून तुम्हारा बेटा ये हो गया, एक बलून तुम्हारा दूसरा B2 ये हो गया, और तीसरा बलून तुम्हारा मान लो बच्चों ये हो गया, ठीक है। ये तीनों बलून है, मान लो दिस बलून इज B1, ये B2 बलून है और ये B3 बलून है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी U, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है बट मोर वेलोसिटी 2U, और ये उससे भी तेज जा रहा है 3U, ठीक है। और कह रहा है ये सब के सब जब ग्राउंड से सेम हाइट पे हैं, इन सब की जो हाइट है वो ग्राउंड से वो सेम हाइट है, जैसा कि फिगर में तुमको मैंने बना के दिखा दिया, ठीक है। तो व्हेन दे आर फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, जब ग्राउंड से बराबर बराबर ऊंचाई पर होंगे तो तीनों से एक एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है, गिरा। अब देखो ड्रॉप वर्ड लिखा है, ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप्ड फ्रॉम ईच ऑफ देम। अब ड्रॉप का मतलब यहाँ पर क्या इनिशियल स्पीड 0 लेंगे जैसा अब तक लेते आए थे, नहीं, क्योंकि ये जो बलून्स है वो मूविंग प्लेटफॉर्म है, रेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है। तो जब मैं किसी बॉडी को, स्टोन को ड्रॉप करूँगा तो उस स्टोन की वही वेलोसिटी होगी, वही स्पीड होगी जो उस पर्टिकुलर बलून की थी। तो यहाँ से मैंने एक स्टोन को ड्रॉप किया तो जाहिर सी बात है इसकी स्पीड कितनी होगी, U होगी। दूसरे को ड्रॉप किया, इसकी स्पीड भी कितनी होगी, 2U होगी। इसकी स्पीड भी कितनी होगी, 3U होगी। तो ये तीनों स्टोन ड्रॉप करने के साथ तुरंत नीचे नहीं आएंगे, ये पहले ऊपर की तरफ जाएंगे। ये अपनी U स्पीड से कुछ ऊपर की तरफ जाएगा, ये 2U से भी कुछ ऊपर की तरफ जाएगा, ये 3U से भी कुछ ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है। जब ये U 0 हो जाएगा उसके बाद बॉडी नीचे गिरेगी। जब ये 2U 0 होगा तब बॉडी नीचे गिरेगी, जब ये 3U 0 होगा तब बॉडी वो नीचे गिरेगी। तो मान लो ये 0 होने में कुछ ऊपर तक गया और फिर यहाँ से लौट करके नीचे आ गया। तो ये हो गया उस स्टोन की कहानी जो B1 से ड्रॉप किया। इसकी स्पीड 2U है, जितना ये वक्त लिया है 0 होने में, ये थोड़ा सा और ज़्यादा वक्त लेगा। इसकी स्पीड डबल है ना, तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लेगा, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा और फिर वो नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। इसकी स्पीड 3U है, ये और ज़्यादा स्पीड से जा रहा है और ज़्यादा वक्त लेगा और ज़्यादा हाइट पे जाकर के 0 होगा, फिर ये नीचे की तरफ ऐसे गिरेगा। बात समझ रहे हो। तो ये कहानी होगी इन तीनों के साथ। तो जाहिर सी बात है जो B1 वाला स्टोन है जिसको B1 से मैंने ड्रॉप किया है, ठीक है,
वो सबसे जल्दी उसकी स्पीड 0 हो जाएगी और कम ही ऊपर जा कर के वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो ज़्यादा वक्त लेगा, ये थोड़ा और ऊपर जाएगा तो और ज़्यादा वक्त लेगा आने में। तो चूँकि सब अलग अलग हाइट से गिरेंगे, ये थोड़ी कम हाइट से ही लौट जाएगा, ये थोड़ा और ऊपर जाकर फिर लौटेगा, ये और ऊपर जाकर फिर लौटेगा। तो जाहिर सी बात है इन तीनों में जो B1 से स्टोन तुमने ड्रॉप किया है वो सबसे पहले ज़मीन तक पहुंचेगा। तो सिंपल सा इसका आंसर था, द स्टोन विच हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम बलून B1 विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। जिसको तुमने B1 से ड्रॉप किया है वो सबसे पहले धरती को टच करेगा। ठीक है, कुछ लोग इस पर भी टिक लगा देते हैं, ऑल ऑफ थ्री विल रीच साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। बट सेम हाइट को देख कर लगता है सर एक साथ, ठीक है सेम हाइट एक साथ होता अगर स्पीड भी सेम होती तो सिर्फ हाइट से काम नहीं होगा कि सेम हाइट है तो इक्वल वक्त लेंगे, ऐसा नहीं, स्पीड भी मैटर करती है। या तो तीनों बलून क्या होते, रेस्ट में होते, या तीनों की स्पीड सेम होती, स्पीड सेम होती, हाइट सेम होता, तब इक्वल टाइम लगता, मगर स्पीड डिफरेंट है तो सिर्फ हाइट इक्वल होने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, स्पीड डिफरेंट है, हर बॉडी अलग अलग पोजीशन से लौटेगी, ये कहीं और से लौटेगा, ये और ऊपर जाके लौटेगा, ये और ऊपर जाके लौटेगा। तो जाहिर सी बात है सबका टाइम यहाँ पर इक्वल नहीं होगा। ठीक है, वो तब होता जब सिर्फ हाइट से बात नहीं होगी, हाइट के साथ साथ सबकी स्पीड भी सेम होना चाहिए थी। तो ये आंसर होगा, द स्टोन फ्रॉम B1 विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। इस चीज़ को समझो, मूविंग प्लेटफॉर्म में ऐसा ही होता है, हमको ऐसा ही सोचना होगा, ऐसा ही करना होगा। ठीक है, तो कर लो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्विक। तो अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर और देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या मेथड, क्या अप्रोच अप्लाई करते हैं। कुछ है नहीं, जितना हम लोगों ने पढ़ रखा है सब कुछ वैसे ही अप्लाई करना है। बस ये देखना होगा कि बॉडी छोड़ते साथ तुरंत नीचे नहीं आती है, पहले ऊपर जाएगा जब तक उसकी स्पीड 0 ना हो जाए, फिर वो लौट करके नीचे आएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखना, बाकी सब कुछ इक्वेशंस वगैरह वही है जो अब तक हम लोगों ने यूज़ करा है। A parachute is going upward with constant velocity 10 मीटर पर सेकेंड। एक पैराशूट है, ठीक है, पैराशूट पहले बना दूँ मैं तुम्हारे लिए। तो मान लो ये एक पैराशूट है और पैराशूट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, पैराशूट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू है तुम्हारा बेटा 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी है पैराशूट की। तो पैराशूट ऊपर की तरफ जा रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, व्हेन द पैराशूट इज एट 120 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। मान लो ये तुम्हारा ग्राउंड है और ग्राउंड से जो पैराशूट है वो मान लो 120 मीटर पर है, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो व्हेन द पैराशूट इज 120 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 120 मीटर अगर पैराशूट की जब हाइट होती है तो उस वक्त क्या करते हैं, इस पैराशूट से हमने क्या किया, एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब ड्रॉप करते ही बात ये 0 मत लेना, ठीक है, समझना। इस पैराशूट से जब वो 120 मीटर की हाइट पर था, एक बॉडी को ड्रॉप किया गया। मान लो तुम यहाँ पर पे खड़े हो और तुमने अपने हाथ से क्या किया, एक बॉडी को यहाँ से ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो याद रखना ये बॉडी पैराशूट से आई है, पैराशूट के अंदर से तुमने बॉडी को निकाल करके बाहर ड्रॉप किया है और पैराशूट रेस्ट। अच्छा, एक बात और है, एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि पैराशूट की वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है। आपने तो हम लोगों को पढ़ा है कि जब कोई बॉडी ऊपर जाती है तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है और उसकी स्पीड को 0 करता है और लाके धरती पर उसको पटक देता है। ये पैराशूट की स्पीड कांस्टेंट कैसे है 10? ग्रेविटी के तो बाएं हाथ का खेल है, 10 मीटर पर सेकेंड को 1 सेकेंड केवल लगेगा 0 करने में।
ग्रेविटी 1 सेकेंड में इसको जीरो कर देगा। अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम लोग यहाँ पर ग्रेविटी जो यूज़ करेंगे बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो अब ये बताओ, अगर पैराशूट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ है तो कितना सेकेंड लगेगा ग्रेविटी को इसको जीरो करने में? कल पढ़ा चुका अच्छे से। 1 सेकेंड में ग्रेविटी इसको 10 से जीरो पर ला देगा और फिर पूरा का पूरा पैराशूट ही नीचे आ जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट वेलोसिटी। सर ये बात समझ में नहीं आई कि ये ग्रेविटी है फिर भी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे है? कांस्टेंट का मतलब 10 स्पीड से लगातार ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, जैसे ग्रेविटी है ही नहीं है, ग्रेविटी फ्री माहौल बना हुआ है। तो क्या पैराशूट पर ग्रेविटी काम नहीं करता है? सर ऐसा नहीं है, ग्रेविटी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। क्या पैराशूट, क्या हवाई जहाज, क्या रॉकेट, क्या मैं, क्या तुम, ग्रेविटी सब पर इक्वली काम करता है। पैराशूट भी इससे अछूता नहीं है, इस पर भी ग्रेविटी खूब काम कर रही है, बड़े मजे में काम कर रही है। तो सर काम कर रही है ग्रेविटी, तो इसकी स्पीड कांस्टेंट क्यों बोल रहा है? ग्रेविटी भी काम कर रही है फिर भी ये कांस्टेंट है, ऐसा कैसे सर? सुनो, एक्चुअली है क्या, हमको इसके एक दूसरे एस्पेक्ट को भी देखना है। ये पैराशूट है, पैराशूट के अंदर जो मैकेनिज्म होता है, जो गैसेस होती हैं, वो उस पैराशूट पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो पैराशूट पर जो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, उस ग्रेविटी को कैंसिल करने के लिए एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो जो ग्रेविटी की वजह से पैराशूट पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इसके अंदर जो एयर है, गैसेस हैं, वो पैराशूट पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। वो फोर्स ने ग्रेविटी को क्या किया? बैलेंस कर लिया। तो पैराशूट पर जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से वो ऊपर की उठ रहा है, उसने ग्रेविटी को बैलेंस करके जीरो कर दिया। तो ग्रेविटी का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अगर ये गैसेस खत्म हो जाएंगे, पैराशूट एक डिब्बा बन जाएगा, फिर देखो ग्रेविटी का कमाल। कुछ मिनटों में इसको पहले जीरो करेगा और पटक के धरती पे ला देगा। वो तो इसके अंदर गैसेस भरी हैं, इसलिए वो ग्रेविटी को बैलेंस करके चल रहा है, लाइक दैट। ऊपर की तरफ फोर्स लगा, नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है, इस फोर्स ने ग्रेविटी को बैलेंस कर लिया और ये बॉडी पैराशूट 10 मीटर पर सेकेंड से निकल चला कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि ग्रेविटी इज नॉट देयर, ग्रेविटी इज देयर एंड ग्रेविटी इज एक्टिंग इफेक्टिवली, बट चूँकि इस पर एक और फोर्स है जिसको हम ध्यान नहीं दे रहे थे, एक ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, वो जो फोर्स होगा वो नीचे वाली ग्रेविटी को कैंसिल्ड आउट कर दिया और ग्रेविटी उसको नीचे नहीं रोक पाएगा, इसलिए इसकी स्पीड कांस्टेंट है। हालांकि इस क्वेश्चन से इसका कोई खास लेना देना नहीं था, मगर फिर भी किसी बच्चे के मन में कोई बात अगर उठे तो मैं उसको इससे पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि कांस्टेंट कैसे हुआ। किसी के मन में डाउट है तो उससे मैंने तुमको बता दिया, ठीक है, फाइन। अब ये बॉडी को मैंने क्या किया, यहाँ से ड्रॉप किया 120 मीटर हाइट से। बट जैसा तुमको मैंने बताया है कि बॉडी चूँकि पैराशूट से निकली है, पैराशूट के पास वेलोसिटी है, पैराशूट के पास डायरेक्शन है, तो ये बॉडी भी उसी वेलोसिटी पर निकलेगा फ्रॉम द पैराशूट। तो ये जब ये बॉडी को मैंने ड्रॉप किया, मैं थोड़ा दूर बना रहा हूँ, है ना, ये बॉडी को मैं ड्रॉप किया, इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी? ये होगी सर 10 मीटर पर सेकेंड, जैसा कि आपने बताया, ठीक है, क्लियर है। अब ये बॉडी जो जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, ये बॉडी को ड्रॉप किया गया, तो पूछा क्या है इसकी? तो जो दिया था अब तक आपने बताया है, पूछा क्या है? पूछा ये है तुमसे कि आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल हिट द ग्राउंड, कितने समय बाद ये पत्थर ग्राउंड को हिट करेगा और इस पत्थर की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, वो कितने हाइट तक मैक्सिमम जा पाएगा, ये भी बताइए, ठीक है। तो जैसा तुमको मैंने बताया कि ये पहले नीचे नहीं आएगा, ये पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इसकी स्पीड कभी ज़ीरो होगी और फिर वो नीचे गिरेगा टुवर्ड्स द ग्राउंड। इसका मोशन ऐसे होगा जो तुमको मैंने बताया। एक बार तुमको मैंने कल फिर कह दूँ कि ऐसे जाकर कैसे नहीं आएगा, वो जैसे गया था वैसे उसी लाइन पर आएगा। लाइन ऑफ मोशन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड विल बी सेम, लेकिन दोनों अलग अलग दिखाने के लिए मैं इसको अलग अलग बनाया। बट ऐसा समझना मत कि जाएगा ऐसे और मुड़ कर गिरेगा, ऐसा नहीं, जिस लाइन पर गया उस लाइन पर ही गिरेगा, वन डायमेंशन मोशन है, ठीक है, फाइन। तो ये होगा उस बॉडी का। अच्छा एक बात और, पैराशूट पर तो ग्रेविटी काम नहीं करेगा, या काम किया तो उसको बैलेंस कर लिया गया, लेकिन जब ये बॉडी पैराशूट से बाहर आ गई
और ये हवा में आ गया, ग्रेविटी इसको छोड़ेगा नहीं, फिर इस पर पूरा कंट्रोल ऑफ ग्रेविटी का होगा। जितने समय ग्रेविटी इसको जीरो कर दे, पटक के ला दे, बात खत्म। तो जब तक ये पैराशूट में तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही बॉडी हवा में आई बस ये ग्रेविटी के संपर्क में आ गया। अब जो हम लोग पढ़े वैसे ही होगा। तो ये बॉडी ऊपर से जा करके नीचे आने में कितना वक्त लेगा, पहली बात तो ये, और दूसरा मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। हमने इसको 120 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया, ये 120 मीटर की हाइट है, हमने इसको 120 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया बॉडी को। लेकिन क्या वो 120 से तुरंत नीचे आ गया? ऑफ कोर्स नहीं, वो थोड़ा सा और ऊपर गया। तो जाहिर सी बात है उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 120 मीटर नहीं है, वो उससे और ऊपर गया है, फिर नीचे आया है। तो अगर मैक्सिमम हाइट हमको पता करना हो तो क्या करना होगा, ये हाइट पता कर लो कि कितना और ऊपर गया, उसमें 120 ऐड कर दिया जाएगा, मैक्सिमम हाइट निकल जाएगी। तो ये हमको हाइट पता करना होगा फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम हाइट। चलो फाइंड कर लेंगे, पहले टाइम फाइंड करते हैं, किसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वक्त लगा। इसका देखो दो तरीका है, ठीक है, दो तरीका तुमको बताऊंगा मैं, आगे तुमको जो ठीक लगेगा वो करना। फर्स्ट तरीका ये है कि इन दोनों टाइम को अलग अलग फाइंड कर लो पहले, कि जाने में कितना लगा ताकि ये 0 हो जाए, और फिर इसको लौट के नीचे आने में कितना लगा। तो ये टाइम निकाल लो, ये टाइम दोनों को ऐड कर दो, पूरा टाइम निकल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये होगा कि इसका आने का दोनों का टाइम एक साथ निकाला जाए। दोनों मैं तुमको बताऊंगा, हल्का बस डिफरेंस है, कैसे करेंगे देखना। पहले अलग अलग निकाल लिया जाए। अब ये बताओ इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, ये 10 मीटर पर सेकेंड को 0 होने में कितना वक्त लगेगा बिना कैलकुलेशन के। अगर मैं आपको बताऊं, इतना हम लोग कल मेहनत किए हैं, तो इसको तो मैं बिना कैलकुलेशन के ही बताऊंगा कि भैया 1 सेकेंड लगेगा। ये 1 सेकेंड कैसे आ गया सबको पता है। 10 मीटर पर सेकेंड को ग्रेविटी 1 सेकेंड में 0 कर देगा, सबको पता है, ठीक है। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड बाद 0 हो गया, तो 1 सेकेंड तक वो केवल ऊपर जाएगा, उसके बाद वो नीचे गिरेगा, ठीक है। अब वो कितना नीचे गिरेगा और कितना समय लगेगा ये फाइंड कर लिया जाए। तो मैं ये समय फाइंड कर लूँ, उसे 1 सेकेंड ऐड कर दूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा। बट हमको ये पहले पता करना होगा कि भाई वो गिरना कहाँ से स्टार्ट किया। ड्रॉप तो मैंने 120 पे कर दिया था, मगर 120 से पहले ऊपर गया है फिर नीचे आया है। तो पहले पता कर लो कि जब वो शुरू किया नीचे आना तो उसकी हाइट कितनी थी। उसके लिए पता करना होगा कि एक्स्ट्रा कितना ऊपर गया, 120 उसमें ऐड कर दूंगा। तो यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए अगर मैं ये लगाऊं v² = u² - 2gh, तो यहाँ पे v क्या हो गया बेटा 0, यहाँ पे u हम लोग लेंगे 10 इनिशियल, जो हो जाएगा 100 - 2g में अगर 10 ले लो तो 20h, तो 20h = हो गया 100। तो हाइट कितना हो गया बेटा 5 मीटर और ऊपर जाएगा, वो 5 मीटर और ऊपर गया। देयरफॉर अगर मैं मैक्सिमम हाइट निकालूं तो 120 + 5 = क्या बोल सकते हो 125 मीटर, 125 मीटर वो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। 120 से ड्रॉप किया, 5 और ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो 125 मीटर इज़ द मैक्सिमम हाइट। अब हमको ये पता करना होगा कि यहाँ से, जो कि 125 मीटर की हाइट है, यहाँ से नीचे गिरने में कितना वक्त लिया। नाउ फॉर दैट आई विल यूज़ इक्वेशन h = ut + ½ gt² यूज़ कर लिया जाए। जहाँ से गिर रहा है वो हाइट कितनी है सर 125 है। यहाँ से गिरना शुरू किया तो उसकी स्पीड कितनी थी सर 0 थी। याद रखना, फिर बोलूँगा इस इक्वेशन को मैं जहाँ लगाता हूँ वहाँ का यू लेते हैं, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लगा रहा हूँ हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी है सर 0 है, तो यू कितना हो जाएगा 0 + 10/2 कितना हो गया 5t²। 25 = क्या हो गया बच्चों t², 5 = क्या हो गया t। देयरफॉर टोटल टाइम अगर निकाला जाए, जो पूछा गया था कि टोटल टाइम ड्रॉप करने के बाद कितना वक्त लिया, तो 1 सेकेंड ऊपर जाने में, 5 सेकेंड नीचे आने में, द टोटल टाइम इज़ 1 + 5 = 6 सेकेंड इज़ योर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। ये सिंपल तरीका है।
ठीक है, 1 सेकेंड जाने में लिया, 5 सेकेंड आने में लग गया, 6 सेकेंड की पूरी जर्नी होगी उसकी। और मैक्सिमम हाइट कितनी, 120 + 5 125 हो गई। ये एक तरीका हो गया। इस तरीके से हम लोग टाइम फाइंड कर सकते हैं कितना वक्त वो लेगा। ठीक है, हाँ, इसमें हमें क्या करना होगा, अलग अलग टाइम फाइंड करना होगा, जाने का अलग, आने का अलग, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, एक तरीका और है जिसमें हमको ये दोनों टाइम अलग अलग फाइंड नहीं करना है, एक ही साथ दोनों टाइम हमारे निकल जाएंगे। जैसे कैसे निकालेंगे, सुनो। Again, from the equation h is equal to ut plus half gt square, ये लगा रहा हूँ मैं। अब ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ जहाँ से ड्रॉप किया गया। तो जहाँ से ड्रॉप किया गया मैं तुमको पहले ही कह चुका हूँ, ये पूरा समय निकालना है मुझको एक साथ। तो इस इक्वेशन को यहीं पे लगाऊंगा जहाँ से बॉडी को ड्रॉप किया गया। यहाँ पे ड्रॉप किया तो यहाँ पे हाइट कितनी थी सर, यहाँ पे हाइट तो 120 मीटर थी, 120 लगा दिया। यू कितना लेंगे, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इक्वेशन को, जहाँ पे लगाते हो वहाँ का यू रखते हैं, पहले कह चुका हूँ। तो यहाँ पे लगाए हो तो यहाँ पर यू कितना है 10, लेकिन 10 ऊपर की तरफ है तो यहाँ -10 लिख देना। कभी भी किसी बॉडी का मोशन ऊपर जा कर के फिर नीचे आए, हमेशा स्टार्टिंग वेलोसिटी माइनस लेना। माइनस क्यों लेंगे सर, डायरेक्शंस का ऊपर की तरफ है, दैट्स वाई विल टेक नेगेटिव। ऐसे ही करना है, ऐसे ही चलेगा। जब भी बॉडी ऊपर जाकर के नीचे आने वाला केस बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। या तो दो तरीका है, या तो अलग अलग निकाल कर काम खत्म करो, और इकट्ठे निकालना है, आ जाने का भी आने का भी। तो जो इनिशियल है हमेशा नेगेटिव लेके चलोगे, कोई ऊपर जाकर के फिर नीचे गिराए वो। ठीक है, तो -10t प्लस 10/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 5t²। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो 24 इज इक्वल टू कितना होगा, -2t + t²। तो t² -2t एंड -24 इज इक्वल टू 0। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इसमें। अगर तुम इकट्ठे समय निकालना चाहोगे तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको बनेगा, उसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम लोग। तो 24 एंड -2, तो 6 4 जा 24 भी होता है, और 6 - 4 2 भी तो होता है। तो t कॉमन लिया तो कितना हो गया बच्चों, t - 6, और +4 कॉमन लिया तो कितना हो गया, t - 6 इज इक्वल टू 0। तो you got t - 6 in one bracket and t + 4 in another bracket। तो एक बार 0 करोगे तो क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, एक बार t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -4। तो समय निगेटिव तो इन जनरल नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ठीक है, तो जिस टाइम को मैं अलग अलग निकाल के ऐड किया 6 सेकेंड, वो इकट्ठे आ गया हमारा 6 सेकेंड। ये जाने का आने का दोनों इसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो ये दो मेथड होंगे, बस यही दो तरीका है, या तो अलग अलग या इकट्ठे। इकट्ठे का अपना अलग तरीका होगा और अलग अलग का अपना अलग तरीका होगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू विल डू व्हेन द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो जल्दी क्वेश्चन कर लो। एक क्वेश्चन अभी इस पे और करेंगे हम लोग, क्विक। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 भी मूविंग प्लेटफॉर्म से है, तो एक कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देगा, वो एकदम परफेक्ट हो जाओगे, कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। अ पैराशूट इज स्टार्टिंग विथ रेस्ट फ्रॉम द ग्राउंड। एक पैराशूट है जो स्टार्ट करता है बेटा फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से शुरू करता है पैराशूट चलना, तो हम लोग ग्राउंड को पहले बना दिया जाए। ठीक है, तो ये एक पैराशूट है जो इनिशियली बच्चों ग्राउंड पर है। ठीक है, और स्टार्टिंग विथ रेस्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और t इज इक्वल टू 0 पर ये शुरू करता है ऊपर की तरफ चलना, विथ कांस्टेंट एक्सलेशन 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सलेशन दिया है पैराशूट का 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पैराशूट का एक्सलेशन है खुद का। ठीक है, और ये इस एक्सेशन से ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ। क्लियर है? मैं फिर तुमको फिर बोल दे रहा हूँ कि ग्रेविटी इस पर काम करेगा, खूब करेगा, मगर इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है, जो फोर्सेस लग रहे होंगे बिकॉज ऑफ गैसेस, वो ग्रेविटी को बैलेंस कर लिया, और उसके बावजूद भी 1.25 का उसको एक्सेशन दिया।
एक उस फोर्स ने ग्रेविटी को बैलेंस कर लिया और इसको ऊपर की तरफ एक धक्का भी दे दिया कि जाओ 1.25 मीटर पर सेकेंड इसका एक्सेलेरेशन लेकर जाओ। ठीक है, ये इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है, जो फोर्स है, वही रिस्पॉन्सिबल है इसका। ठीक है, अच्छा, आफ्टर मूविंग अपवर्ड एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, ये मान लो बेटा t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर पैराशूट तुम्हारा यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 से शुरू किया और t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर ये पैराशूट की पोजीशन ये हो गई। अच्छी बात है। एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, इससे एक बॉडी को हमने क्या कर दिया, अगेन वही बात है, एक बॉडी को हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, इस पैराशूट से हमने बॉडी को ड्रॉप किया कब, 8 सेकेंड उड़ने के बाद। और शुरू कब किया था, t इज इक्वल टू 0 पे। तो t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया, 8 सेकेंड बाद जब वो कुछ हाइट पर पहुंच गया तब मैंने एक बॉडी को उससे ड्रॉप कर दिया। क्वेश्चन वही है, वो बॉडी कितने समय में नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, दो चीज़ हमको चाहिए होता है ऐसे क्वेश्चंस में। पहली चीज़, जब बॉडी को ड्रॉप किया गया वो बॉडी की हाइट कितनी थी, जब बॉडी को ड्रॉप किया गया उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो बॉडी की वेलोसिटी, बॉडी की हाइट वही होगी जो 8 सेकेंड बाद पैराशूट की वेलोसिटी थी, जो 8 सेकेंड बाद पैराशूट की हाइट थी। तो पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि 8 सेकेंड बाद, 0 से 8 सेकेंड बाद ये पैराशूट कहाँ पर है और उसकी वेलोसिटी क्या है, ये हम पता कर लें। वही चीज़ बॉडी की मिल जाएगी, उसके बाद हम जानते हैं हमें क्या करना होगा। क्लियर है, मेथड समझ रहे हो, अप्रोच समझ रहे हो क्या है। चलो शुरू करते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ, ये मैं किसके लिए क्वेश्चन लगाऊँ, क्योंकि मैं लिखना इसलिए ज़रूरी है कि जब मैं पैराशूट पे लगाऊंगा तो वहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं करेगी, जब मैं क्वेश्चन बॉडी पर लगाऊंगा तो वहाँ पर ग्रेविटी काम करेगी, क्योंकि ये हवा में आ चुका है। इसे मैं लिख रहा हूँ फॉर पैराशूट एंड फॉर बॉडी। तो फॉर आई एम राइटिंग हियर फॉर पैराशूट, पैराशूट की बात कर लेते हैं। तो पैराशूट के लिए h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जी टी नहीं ए टी। क्यों? अच्छा, एक बात तुमको और मैं समझा दूँ। मान लो g जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पैराशूट पर जो g लग रहा है, कितना लग रहा है बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर g लग रहा है। ठीक है, और पैराशूट के अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं, जो मैकेनिज्म उसका पैराशूट का है, ये मान लो पैराशूट है, उस पर जो फोर्स लग रहे हैं ऊपर की तरफ, उसका एक्सलेशन है मान लो बच्चों 11.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। समझाने का तरीका बता रहा हूँ। अब ये 11.25 है, ये 10 है, तो इस 11.25 में से 10 तो ख़त्म हो जाएगा, ग्रेविटी को बैलेंस करने में 10 तो ख़त्म हो गया। तो 11.25 में से 10 तुम्हारा ख़त्म हो गया, स्टिल इसके पास कितना बचा, 1.25। तो कुछ ऐसे समझो कि पैराशूट पर जो ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन लग रहा होगा एक्चुअल में वो इतना नहीं रहा होगा, वो एक्चुअल में 11.25 रहा होगा। उस 11.25 में से 10 मैंने ख़त्म कर दिया ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए, फिर तुम्हारे पास हाथ में कितना बचा, 1.25। चल निकलो उससे। हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हो मैं क्या समझा तुमको चाह रहा हूँ। जो पैराशूट का ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन रहा होगा वो 11.25 रहा होगा, उसमें से 10 मैंने माइनस कर दिया बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो नेट जो बचा वो 1.25 बचा। तो अब तुमसे कोई पूछेगा भैया क्या पैराशूट जो ऊपर की तरफ जा रहा है 1.25 से बड़े मजे में जा रहा है, क्या उस पर ग्रेविटी काम नहीं कर रही है? तो उसको बताओगे खूब काम करेगी। कुछ इस तरह हुआ होगा, 11.25 उसका अपना रहा होगा, 10 उसने बैलेंस कर दिया ग्रेविटी को शांत करने में, और 1.25 बचा लेके चल निकला। अब ग्रेविटी का यहाँ पर कोई रोल खत्म फॉर पैराशूट। जब बॉडी की बात करोगे जो एयर में है तो ग्रेविटी उस पर काम करेगी। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हो, मैं तुमको समझा दिया। हाइट हमको निकालना है पैराशूट के लिए। स्टार्टिंग स्पीड कितनी है, 0 है, प्लस 1/2 एक्सेलेरेशन कितना है इसका 1.25 जो कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर 8 सेकेंड बाद का हमको हाइट पता करना, 8 का स्क्वायर 64। तो कितना आ जाएगा, 1.25 इंटू 32 करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा। तो 40 मीटर उसकी हाइट होगी जब बॉडी को ड्रॉप किया।
अब वेलोसिटी पता कर लो, ये सब पैराशूट के लिए लगा रहा हूँ मैं। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, u इज़ 0, a इज़ 1.25, 8 सेकेंड बाद पता करना है, यू गॉट 10 मीटर पर सेकेंड, लो वेलोसिटी भी आ गई। तो जो बॉडी तुमने ड्रॉप किया इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी सर, कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड होगी, जो कि पैराशूट की थी। इससे ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, 0 होगी स्पीड, फिर वो नीचे की तरफ ऐसे गिरेगा, जैसा कि तुमको मैंने पढ़ाया अभी, ठीक है। तो अब इसको हमको दो तरीका होगा, या तो दोनों समय अलग अलग निकाल करके ऐड कर दो, या पूरे समय को इकट्ठे निकाल लो, ठीक है। मैं इकट्ठे वाले का बात बताता हूँ। नाउ मैं अप्लाई कर रहा हूँ फॉर द बॉडी, अब बॉडी लगा रहा हूँ, तो बॉडी के लिए h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। बॉडी को ड्रॉप किया गया तो बॉडी का हाइट कितना था सर, 40 मीटर, 40 लगा दिया। यहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे नहीं, ठीक है, ताकि मेरा जाने का आने का एक ही बार में दोनों समय मिल के आ जाए, ठीक है। अलग अलग भी निकाल सकते हो, तुमको निकालने का तरीका पता चाहो तो निकाल सकते हो। तो अब बॉडी देखो ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ गई, 1 सेकंड में 0 हो गया, और 1 सेकंड कहाँ से आ गया पता है ना, ये 10 है, 1 सेकंड लगेगा, सिर्फ जाने में 1 सेकंड लगेगा। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ जाके फिर नीचे आ रहा है, तो जब भी बॉडी ऊपर की तरफ जाके नीचे आती है उसकी स्पीड क्या लेते हैं, माइनस, तो कितना हो जाएगा, -10t प्लस 10/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 5t स्क्वायर, 5 से डिवाइड कर दो, 8 इज इक्वल टू -2t प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर -2t -8 इज इक्वल टू 0। हमने पहले ही कहा था कि जो इकट्ठे दोनों समय अगर निकालना चाहोगे तो वहाँ पर तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जिसको तुमको सॉल्व करना हो। ऑफकोर्स वो फैक्टर तुम्हारा बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फैक्टरेशन कर लिया जाए, कितना होगा, -4t प्लस 2t -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो t अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो t -4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लूँ तो फिर बच गया t -4 इज इक्वल टू 0। तो t -4 और t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 सेकेंड, और t इज इक्वल टू -2 जो हो नहीं सकता। तो आंसर क्या आ गया बेटा, पूरा जर्नी का समय कितना आ गया, 4 सेकेंड वो स्टोन लेगा, बॉडी लेगी ग्राउंड तक पहुँचने में, ठीक है। उस 4 सेकेंड को डिवाइड करना चाहो तो उस 4 सेकेंड में 1 सेकेंड जाने मिलेगा, 3 सेकेंड आने। ये 1 और 3 कहाँ से आ गया भाई, ये 1 और 3 कहाँ से आ गया, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, कल सिखाया हूँ, डिटेल में सिखाया हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड में 0 हो जाएगा और फिर ग्रेविटी इसको नीचे खींच लेगी। तो उस 4 सेकेंड में से 1 सेकेंड जाने वाला होगा, 3 सेकेंड आने वाला होगा। तो अलग अलग भी जानना चाहो तो 1 और 3, अब पूरा कितना हो गया तुम्हारा, 4 सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज़ द मेथड, हम लोग इसको यूज़ करेंगे इन केस ऑफ मूविंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो कॉपी कर लो, चलेंगे टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्विक, ओके फाइन। तो ठीक है बच्चों, मुझे लगा था आज ही हम लोग फिनिश ऑफ कर देंगे, बट एक लेक्चर मैं इस पर और लूँगा, ठीक है, एक लेक्चर इस पर और लूँगा और फिर शुरू कर देंगे हम लोग ग्राफ। एक लेक्चर में कह रहा हूँ हम लोग एक बॉडी की बात कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में 2 बॉडी की बात होती है, एक बॉडी को ड्रॉप किया गया, दूसरे बॉडी को कुछ समय बाद ड्रॉप किया गया, एक बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया गया, दूसरे को नीचे से फेंका गया। तो कभी कभी 2 बॉडी का भी हमारे पास क्वेश्चन आता है, तो उसमें 2 इक्वेशन फॉर्म करते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं ये लोग डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक बहुत लंबा क्लास नहीं होगा, हम लोग 4-5 क्वेश्चन करके समझ जाएंगे उस पर कैसे अप्रोच होना चाहिए। तो आई थिंक कि वो हमारा लास्ट क्लास होगा, 1 डायमेंशन मोशन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो आज हम लोग मूविंग प्लेटफॉर्म, रेस्ट प्लेटफॉर्म की ही बात करते हैं और आई थिंक ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। जिन बच्चों को कोई भी डाउट होगा मुझको ज़रूर बताना, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके लास्ट लेक्चर के साथ और प्लस केमिस्ट्री की क्लास के साथ। केमिस्ट्री में क्या शुरू करूँगा बहुत जल्दी बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू।